जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 से हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके डी फार्मा एग्जाम, एग्जिट एग्जामिनेशन या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होंगे। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। और साथ में आप फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पर अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फार्मेसी पॉइंट ऐप पे जो है 1 अप्रैल से डी फार्मा एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स जो है उसको चलाया जा रहा है और इस क्रैश कोर्स को हिंदी इंग्लिश मिक्स में चलाया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि बीटी यूपी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए जो है ये कोर्स बिल्कुल ही यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात कि इसी कोर्स में जो है आपको एग्जाम खत्म होने के बाद एग्जिट एग्जाम की भी पूरी तैयारी आपको इसी कोर्स में कराई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कोर्स में जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका जो सॉल्यूशन है वो कराया जा रहा है ताकि 1 महीने से भी कम समय में जो है आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके, आपका रिवीजन हो सके और कम से कम आप आसानी से डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है उसको बिना किसी बैग के पास कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स है उस कोर्स में आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पे आने वाला है और जो पहला क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एंडोक्राइन डिजीज है चैप्टर जो हमारा दिया गया है हमारे सिलेबस में जो है वो हमें डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला जो है वो है आपका डायबिटीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये जो है 3 टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में दिया गया है और इनसे एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो देखिए जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है इसका हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है टाइप 1 डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, तो देखिए जो आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है इसको हम बोलते हैं ये आपका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स की वजह से होता है। देखिए जो हमारा इंसुलिन होता है वो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास की बीटा सेल से निकलता है। जब ये बीटा सेल्स क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ये नष्ट क्यों होती हैं, ये नष्ट होती हैं किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। मतलब जो है जो हमारे खुद का हमारा यहाँ पर बॉडी का यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है वो जो है खुद की बीटा सेल्स को जो है वो नष्ट करने लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है और इससे क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज होता है। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है, जब हमारी बीटा सेल्स पैनक्रियास की बीटा सेल्स जो हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये जो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए क्या देना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। और ये जो है हमें अक्सर जो है हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज क्या है, इसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है खुद के पैनक्रियास की बीटा सेल्स पे हमला कर देता है, उसकी बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है और टाइप 1 डायबिटीज होता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं और ये हमें बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम नहीं है।
पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये तीनों जो हैं वो यूरिया के सिम्टम है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो आपका डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है, सिम्टम नहीं है। देखिए हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज मेलाइटस में जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसी को जो है हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। चलिए और क्या दिया गया है, दिया गया है पॉलीयूरिया। इसमें जो है पेशाब बहुत ही अधिक लगती है, ठीक है, उसी को जो है हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। पॉलीफेजिया, इसमें जो है, इसमें भूख जो है वो बार बार लगती है, ठीक है, इसमें भूख जो है बहुत ज़्यादा लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलते हैं। पॉलीडिप्सिया, इसमें प्यास जो है वो बहुत अधिक लगती है, हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो 3P, 1P से पॉलीयूरिया, पेशाब बहुत अधिक लगता है, पॉलीफेजिया भूख बहुत अधिक, ठीक है, भूख जो है वो यहाँ पे बहुत अधिक लगता है, और पॉलीडिप्सिया प्यास जो है वो बहुत अधिक लगती है। ये तीनों सिम्टम जो है वो आपके डायबिटीज मेलाइटस के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है, व्हाट डज IDDM, ठीक है, IDDM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसी को जो है हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की बीटा सेल्स पे अटैक करके उसको नष्ट करता है, और उससे क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो टाइप 1 डायबिटीज होता है। ये हमें बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टर्म फॉर IDDM, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IDDM को या फिर इंसुलिन डायबिटीज, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज NIDDM, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको जो है हम टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इसे जो है हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी जो है वो हम कहते हैं, और ये जो है हमें एडल्ट्स में देखने को मिलता है, ये जो है हमें वयस्कों में देखने को मिलता है, और इसके लिए जो है हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेना पड़ता है, मतलब जो भी आपकी शुगर की दवाएं आती हैं उनको लेना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, इसमें हमारी बीटा सेल जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, लेकिन क्या होता है कि इंसुलिन का जो यहाँ पर, ठीक है, इंसुलिन जो है इसकी मात्रा उनसे कम निकलती है, उनका सिक्रीशन कम होता है, या फिर अगर इंसुलिन निकलता भी है तो वो इफेक्टिव नहीं होता है, वो प्रभावी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, NIDDM इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बताया है नॉन इंसुलिन, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो हमें लेडीज़ में देखने को मिलता है जब वो क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये जो है हमें प्रेगनेंसी के केस में जो है वो हमें जेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच टाइप ऑफ डायबिटीज टिपिकली रिक्वायर इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसको कि हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, इसके नाम से क्लियर है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जिसमें जो है हमें इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, और ये जो है टाइप 1 डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन इन द बॉडी, आप सभी को आंसर पता है, पैनक्रियास से जो है, पैनक्रियास में अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उनसे जो है वो इंसुलिन निकलता है, जैसे कि जो आपका अल्फा सेल है, इससे क्या निकलता है, इससे जो है वो ग्लूकागन हार्मोन निकलता है, ठीक है। बीटा सेल से जो है वो हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें कितने एमाइनो एसिड होते हैं, टोटल 51 एमाइनो एसिड जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं।
ठीक है। ये हमारा 2 चेन से मिलके बना होता है, जो आपके यहाँ पर इंसुलिन होता है ये आपका 2 चेन से मिलके बना होता है। चेन ए ये जो है टोटल 21 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। चेन बी जो है आपका 31 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ये दोनों चेन जो है वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। इंसुलिन का स्टोरेज किस टेम्परेचर पे करते हैं, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका स्टोरेज किया जाता है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इंसुलिन से रिलेटेड बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अपने पर इंसुलिन है किससे निकलता है, पैनक्रियास की बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज टिपिकली डायग्नोज इन चाइल्डहुड। तो मैंने आपको बताया कि बचपन में या फिर बच्चों में जो है हमें किस टाइप का डायबिटीज देखने को मिलता है, टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलता है। इसको हमें इंसुलिन, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको जो है ये अपने यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज हो गया और इसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये जो है हमें बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो देखिए अगर आप सुबह सो के उठते हैं और अगर आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है और अगर आप उस समय अपना ब्लड शुगर लेवल अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो आएगा लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। यानी कि देखिए 100 ml ब्लड में जो है जो यहाँ पे ब्लड जो आपके पास शुगर लेवल होगा, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल होगा वो जो है आपको 100 mg से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। जैसे कि पहला है ओबेसिटी, मोटापा, दूसरा है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर किसी की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, उसका खान पान अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। जेनेटिक्स, कई बार क्या होता है देखिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारा ख़ानदान है, अगर उसमें लोगों को डायबिटीज होता आ रहा है तो हमें भी जो है वही जीन्स मिलते हैं जिसकी वजह से जो है आने वाली पीढ़ी में भी जो है वो डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो आपके रिस्क फैक्टर है डायबिटीज मेलाइटस के लिए। लेकिन नीचे दिया गया है हाई HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने का ये रिस्क फैक्टर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट हार्मोन इज रिलीज बाय पैनक्रियास टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो देखिए जो हमारा पैनक्रियास इसमें अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो देखिए ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल BSL ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का जो काम है वो हमारा ग्लूकागन करता है, ठीक है। जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होता है उसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो यहाँ पे ग्लूकागन का सिक्रीशन होता है। जब हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उस अधिक ग्लूकोज की मात्रा को जो है जो हमारे पास इंसुलिन है वो यहाँ पर कम करता है। तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम कौन करेगा, ग्लूकागन करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। तो देखिए न्यूरोपैथी का मतलब क्या है, हमारे न्यूरॉन से जो है यहाँ पे आपका संबंधित होगा। तो देखिए अगर किसी को लंबे समय तक डायबिटीज रहती है तो उसका जो पैर है वो क्या हो जाता है, नंबनेस, उसमें सुन्नपन आ जाता है, टिंगलिंग होता है इन द एक्सट्रीमिटीज का मतलब जो क्या है कि जो हमारे यहाँ पर हाथ पैर हैं उनमें जो है क्या होता है, ठीक है, नंबनेस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, झंझनाहट महसूस होती है और ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का जो है एक लक्षण होता है, ठीक है। इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन ये नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ये भी नहीं होगा। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या है कि हमारे हाथ पैर जो हैं वो सुन्न होने लगते हैं, उनमें झंझनाहट जो है वो होने लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या फिर कहें कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, ये हमें 90% देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमें 90% हमको देखने को मिलता है। मतलब अगर 100 लोगों को डायबिटीज है, तो उसमें से केवल 10 लोगों को जो है वो टाइप 1 वाला डायबिटीज होगा और 90 लोगों को जो है वो टाइप 2 वाला जो है वो डायबिटीज होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस रिजल्ट्स फ्रॉम द बॉडी इन एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जब हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकती है, इंसुलिन को जो है वो नहीं बना सकती है, तो ये किस टाइप के डायबिटीज में देखने को मिलता है? तो ये हमें टाइप 1 डायबिटीज में देखने को मिलेगा। क्यों? देखिए, जो आपके यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें क्या होता है कि ये आपका एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो खुद की बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है। तो जब हमारी बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी या फिर कहेंगे जो हमारा पैनक्रियास है, जो उसका बीटा सेल्स है, वो क्या कर पाएगा, इंसुलिन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर बीटा सेल्स हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, कम एक्टिव हो जाती हैं। उनसे जितना इंसुलिन निकलना चाहिए, बनना चाहिए, उतना इंसुलिन नहीं बनता है, या फिर अगर इंसुलिन बन भी रहा है तो क्या है, वो इफेक्टिव नहीं है, वो प्रभावी नहीं है, डिफेक्टिव इंसुलिन बना हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो है आपका टाइप 2 डायबिटीज में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ऐसा कौन सा डायबिटीज मेलाइटस जो कि प्रेगनेंसी के समय होता है और चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो है वो ठीक हो जाता है? तो मैंने बताया था जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, जो आपके यहाँ पर इंसुलिन होता है ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इसका सही आंसर क्या होगा, टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अभी मैंने इससे रिलेटेड जो है वो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था। ग्लूकागन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और जो हमारा इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर द रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन को रिलीज करने के लिए जो है वो कौन ट्रिगर करता है, कौन उसको एक्टिवेट करता है? तो जब हमारे ब्लड के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल हो जाएगा तो वो इंडिकेट करता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन हो जाए, जिससे जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सके। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा तो वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम को, जिससे जो है इंसुलिन रिलीज होगा उसको कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ इंसुलिन कॉमनली एडमिनिस्टर्ड टू इंडिविजुअल विद डायबिटीज। तो देखिए, जो आपके डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उनको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन जो है उनको दिया जाता है। आईवी रूट से नहीं दिया जाता है इंसुलिन को, ओरल रूट से भी जो है नहीं दिया जाता है। इसको जो है सब क्यूटेनियस रूट से जो है वो इंसुलिन को दिया जाता है। और इंसुलिन को ओरल रूट से क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ये एक ठीक है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और अगर हम इसको ओरल रूट से देंगे तो ये हमारे स्टोमक में जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका टूट जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है इसको हम ओरल रूट से नहीं देते हैं। तो जो आपका इंसुलिन है इसको जो है सब क्यूटेनियस रूट से यानी कि एससी रूट से जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आ चुका है, आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर इंसुलिन। तो देखिए, जो आपका इंसुलिन होता है इसको जो है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में जो है इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, इनका आंसर मैंने बिल्कुल इजी इसलिए बनाया है ताकि जो है अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का, तो वहाँ पे आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना होगा डायबिटीज़ का। तो आप क्या करेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पर कैटेगरी बताई है इनके कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद हो जाएं। इसी वजह से जो है इस तरह के इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइगुआनाइड। तो बाइगुआनाइड का एग्जाम्पल होता है मेटफॉर्मिन और
फेनफॉर्मिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बाइगोनाइड के 2 एग्जाम्पल बताइए, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फोनिल यूरियाज। तो सल्फोनिल यूरियाज के 3 एग्जाम्पल बताइए, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल होते हैं सल्फोनिल यूरियाज के। ये सभी ड्रग्स का जो नाम है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लिप्टिन। बिल्कुल नाम से क्लियर है कि ग्लिप्टिन का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है। सबके नाम के अंत में टिन आ रहा है, मतलब क्या है, ये सभी ग्लिप्टिन के एग्जाम्पल हैं। सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। तो ऑल ऑफ दिस का जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए बनाए हैं, जो भी आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की कैटेगरी हैं उनका एग्जाम्पल कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल जो हैं वो आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DPP4 इनहिबिटर। सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये सभी जो हैं DPP4 इनहिबिटर हैं, और DPP4 इनहिबिटर्स को हम ग्लिप्टिन्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थायाजोलिडिन डायोन या फिर ग्लिटाजोन। देखिए इनके नाम के अंत में क्या रहा है, ONE लगा हुआ है, मतलब पायोग्लिटाजोन क्या है, एक हमारा ग्लिटाजोन या फिर थायाजोलिडिन डायोन का जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लिनाइड। ठीक है, IDES। ठीक है, ID लगा हुआ है, ID लगा हुआ है, तो ये क्या है, ग्लिनाइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड थे। अब जो है हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे होंगे रिलेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म से और हाइपरथायरॉयडिज्म से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को जो है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उससे बहुत ही अधिक थायरॉयड हार्मोन निकलता है। ठीक है, वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, जो हमारे यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड है वो जो है कम एक्टिव होता है और थायरॉयड ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड होता है ये हमारे शरीर में क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है ये उसके स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है कि जो हमारे यहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड है इनका सिक्रीशन अधिक होगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो तेज़ी से होगा। ठीक है, तो जब हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तेज़ी से होगा मतलब क्या होगा, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो हम जो भी यहाँ पे खाते पीते हैं वो जल्दी से जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पे फटाफट से जो है वो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म के जो है वो यहाँ पर सिम्टम्स दिए गए, जैसे कि पहला दिया गया है वेट लॉस, वजन कम हो जाता है। ठीक है, भूख बढ़ती है, क्यों, हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन तेज़ी से हो रही है और उन रिएक्शन को होने के लिए जो है हमें चाहिए भोजन चाहिए। ठीक है, हीट इनटॉलरेंस, ठीक है, गर्मी जो है वो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, जो ठीक है जो आपके पास हीट होता है, गर्मी होता है, इससे जो है ठीक है सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, टैकीकार्डिया, ठीक है, देखिए जब हमारे शरीर के अंदर जो है ठीक है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बहुत तेज़ हो गया है, अगर आप किसी कार को, बाइक को, स्कूटर को बहुत तेज़ी से चला रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपका तेल लगेगा, आपकी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा तेल पिएगी, उसका इंजन का जो स्पीड होगा वो भी तेज़ चलेगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर जो है यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट अधिक हो गया है तो देखिए जो हमारे यहाँ पर हार्ट है वो भी जो है वो तेज़ी से बीट करेगा, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन जो है वो बहुत जो है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, एरिथमिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारे पास हार्ट होता है वो यहाँ पे नॉर्मल टाइम में जो है 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, लेकिन इसमें जो है वो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, एंजाइटी, चिंता हो जाएगा। ठीक है, नर्वसनेस, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। ठीक है, इंसान जो है वो यहाँ पर चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, उसका हाथ पैर जो है वो यहाँ पे कांपने लगेगा, उसको पसीना बहुत ही अधिक आएगा, उसके बाल और जो उसके यहाँ पर ठीक है नाखून हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि जो है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बहुत अधिक हो गया है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे इसके सेकंड केस की बात करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म।
थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो गया है, मतलब हमारे शरीर के अंदर पूरा जो है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन है वो कम हो गया है। जो आपके यहाँ पर गाड़ी है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, वो अब जो है स्लो चल रहा है। तो क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है उसके अंदर तेल बहुत अधिक पड़ा हुआ है, और क्या है, और जो यहाँ पर फ्यूल है, तेल है, उसके यहाँ पर जो है उसके यहाँ पर यूजेस कम हो रहा है। तो क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा शरीर के अंदर, भूख नहीं लगेगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है, कोल्ड से जो है वो यहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट जो है वो कम हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, थकान हो जाएगा, ठीक है, इम्पेयर्ड मेमोरी, ठीक है, चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर याद नहीं रहेंगी, ठीक है, बाल जो है वो यहाँ पे झड़ने शुरू हो सकते हैं, ठीक है, नाखून जो है वो यहाँ पे पतले हो जाएंगे, स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म को जो है वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। चलिए अब जो है हम इनसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म होने का प्राइमरी कॉज क्या है, तो ये जो है आपका ग्रेव डिजीज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन हाइपरथायराइडिज्म, राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, उसके बाद जो है इटियोपैथोजेनेसिस में आप लिखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म जो है वो किन वजहों से होता है। तो इसका जो है पहला मेन रीजन है वो है आपका ग्रेव डिजीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रेव डिजीज, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर ग्रेव डिजीज होता है यह क्या है, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या है कि हमारा बॉडी का जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम है वो खुद की सेल्स पे हमला कर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरथायराइडिज्म बाय इनहिबिटिंग थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो मेथिमाजोल जो है वो यूज किया जाता है, जो कि क्या है, एक एंटी थायराइड ड्रग है, और ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को कम करने का काम करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन एंटी थायराइड, तो कार्बिमाजोल हो गया, प्रोपाइल थायोयूरेसिल हो गया, ये सभी जो हैं एंटी थायराइड ड्रग हैं, और इनका जो प्रयोग है वो हाइपरथायराइडिज्म के उपचार में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी में किसी लेडीज को जो है हाइपरथायराइडिज्म हो गया है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपाइल थायोयूरेसिल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ सीवियर, का मतलब क्या होता है, गंभीर हाइपरथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, टैकीकार्डिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है। तो देखिए अगर बहुत ही कम समय में इन शॉर्ट टाइम, अगर बहुत ही कम समय में अगर बहुत ही अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो गया है, उसे हम थायराइड स्टॉर्म कहते हैं। और इसका फीचर ये होता है, बुखार जो है 104 से लेके 106 डिग्री तक हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है 140, ठीक है, ये आपका 140 जो आपका यहाँ पर बीट है वो हो जाता है पर मिनट, ठीक है। इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जो है यहाँ पर बेहोश भी हो सकता है। तो ये सभी जो हैं थायराइड स्टॉर्म के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड स्टॉर्म। तो अगर किसी को थायराइड स्टॉर्म आ गया है तो ये एक मेडिकल कंडीशन होता है, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होता है, और उस केस में जो है उसको बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, ताकि इसमें जो है आपका एटिनोलोल हो गया, ताकि जो है जो उसके यहाँ पर हार्ट बीट जो है जो कि बहुत अधिक हो गया वो क्या हो सके, कम हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जाता है, एंटी थायराइड ड्रग भी जो है वो दी जाती है। ऑल ऑफ दिस का जो आपके यहाँ पर ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा कि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड स्टॉर्म हुआ है तो उस केस में जो है बीटा ब्लॉकर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी थायराइड जो आपके ड्रग्स हैं वो प्रयोग होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो देखिए हाइपरथायराइडिज्म में क्या है कि हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट बीट जो है वो सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है,
और हमें क्या देखने को मिलता है, पैल्पिटेशन देखने को मिलता है, धड़कन जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम इज ऑफ्टन रिपोर्टेड बाय इंडिविजुअल्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के जो अपने पर पेशेंट्स हैं उनमें हमें डायरिया देखने को मिलता है। वहीं ऐसे पेशेंट जिनको कि हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है उनमें जो है हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज देखने को मिलता है। अभी हमने आपको यहाँ पर टेबल दिखाया था, वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में जो है आप यहाँ पे ज़रूर से ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर घेंगा रोग का आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, गोइटर जो है आपने यहाँ पर नाम सुना होगा। तो थायराइड हार्मोन बनने के लिए जो है हमें आयोडीन जो है हमें लेना होता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, नमक में जो है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक में जो है वो हमें आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कि जो है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिल रहा है, इसके बावजूद भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है हाशीमोटो डिजीज। तो जो अपने पर हाशीमोटो है इससे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ग्रेव डिजीज से क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, दो जो आपके यहाँ पर डिजीज, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाशीमोटो से जो है वो आपका हाइपो वाला होगा, ग्रेव से जो है वो आपका हाइपर वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड, का मतलब होता है जुड़ा होना, विद हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म से जो है कौन सा जो है सिम्टम जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हीट टॉलरेंस जो है वो हमको हाइपर वाले में देखने को मिलता है। वेट लॉस जो है वो भी हमें हाइपर वाले में देखने को मिलता है। एक्सोथैलेमस क्या होता है कि देखिए हमारी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी बाहर निकल आती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, तो ये भी जो है वो हमें किस में देखने को मिलेगा, हाइपर में नहीं देखने को मिलेगा, ये भी हमें हाइपर में ही देखने को मिलता है। तो देखिए जो अपने पर फैटिगी जो है, थकान जो है, ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर टेबल देखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म बाई प्रोवाइडिंग एक्सोजिनस थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें क्या है कि थायराइड हार्मोन जो है उसकी मात्रा कम हो गई है, तो हमें जो है बाहर से हमें क्या देना पड़ेगा, थायराइड हार्मोन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो लीवोथायरॉक्सिन, मेथिमाजोल, लिथोथायरोनिन और प्रोपाइल थायोइरेसिल। मेथिमाजोल होगा नहीं, प्रोपाइल थायोइरेसिल जो है वो होगा नहीं, क्योंकि ये जो आपके यहाँ पर दोनों ये जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार में जो है वो प्रयोग होते हैं, तो इसमें जो है वो लीवोथायरॉक्सिन दिया जाता है। ठीक है, लीवोथायरॉक्सिन का जो आपके यहाँ पर टैबलेट आता है, गोली आता है, ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म के उपचार में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द ठीक है कंडीशन ऑफ सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज कॉन्शियसनेस एंड हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, शरीर का तापमान जो है वो कम हो जाता है, तो इसको जो है मिक्सीडेमा कोमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से जो है हमने टोटल 40 MCQ किए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इतना क्वेश्चंस करने के बाद जो है ये आपका पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया उसका भी जो आपको अनुमान है वो लग गया होगा, और अगर आपने इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी क्लासेस पढ़ा होगा तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बड़ी आराम से कर ले गए होंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप BT UP D फार्मा सेकेंड ईयर एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह चैप्टर वाइज MCQ देखने को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।